अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू प्रोग्राम। मैं हूँ दुर्गाना नजम और आज हमें जॉइन किया है सलमान आबिद ने, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर तज्ज़िया निगार हैं। वेलकम टू द शो सलमान। थैंक यू वेरी मच दुर्दाना। अच्छा सलमान, हम स्टार्ट करेंगे मीरपुर खास में जो वाक़या हुआ है। केएफसी के एक आउटलेट को आग लगा दी है और बज़ाहिर तो नज़र यही आता है कि एक मोहब्बत में, गज़ा में जो फ़लस्तीनियों की साथ बर्बरियत की हुई है, उसके उसके गम और गुस्से में जो है वो इस आग लगाई गई। इससे पहले भी मैकडॉनल्ड्स पर भी लोगों ने जाना बंद कर दिया था एहतजाजन। केएफसी में भी ट्रैफ़िक जो थी बहुत कम हुई थी मुख्तलिफ़ शहरों में, लाहौर को मिलाकर। लेकिन ये क्या फ़िनोमिनन है कि हम जाकर अपनी ही अमलाक को आग लगा दें? इसको आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? ये क्योंकि आपका तो इसमें एक है, आपने तो किताब भी लिखी हुई है दहशतगर्दी के ऊपर, जिसमें आपने बड़े मुफ़स्सल तरीके से इंतहा पसंदी को जो है वो भी डिस्कस किया है। तो थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये फ़िनोमिनन है क्या? ये केएफसी जैसी चीज़ों को, अमलाक को आग लगा देना देखिए दुर्दाना, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी पर मबनी रुझानात जो हैं, ये कोई नया खेल नहीं है। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, कई दहाइयों से हमें मुख्तलिफ हवालों से, यानी सियासी हवालों से, समाजी हवालों से और मजहबी हवालों से हमें इन पुरतशद्दद रुझानात जो है वो किसी ना किसी शक्ल में देखने को मिलते हैं। वजह यह है कि हमने बुनियादी तौर पर अपने लोगों की तरबियत इस अंदाज से नहीं की है कि जहां एक पुरअमन एहतजाज जो है, या पुरअमन मुज़ाहमत जो है, या पीसफुल मुज़ाहमत जो है, या पॉलिटिकली और सोशली जो मुज़ाहमत है, उसके तौर तरीके जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है, जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में है, जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में है, वो हमने सीखे नहीं है। हमारा ख्याल ये है कि जब तक तशद्दुद ना हो, जब तक इंतहा पसंदाना रुझानात ना दिखाए जाएं, जिसमें शिद्दत पसंदी ना हो, जिसमें कोई तोड़ फोड़ ना हो, जिसमें अमलाक को नुकसान पहुंचाना ना हो, तो शायद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी या हम अपना रद्द अमल नहीं दे सकेंगे। हमने यूरोप के अंदर भी देखा है कि लोग जब एहतजाज करते हैं तो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होती है। आप जिसमें भी एहतजाज करना चाहें, आपका राइट है। जिसको आप बुरा समझते हैं, आप उस पर डेमोन्स्ट्रेट करें, एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन बुनियादी नौयत का सवाल यह है कि क्या वजह है कि हम एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने की सलाहियत से महरूम लोग हैं। अब इसमें सिर्फ लोगों का कसूर नहीं है, इसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, इसमें हमारी मजहबी लीडरशिप भी है, इसमें हमारे दानिशवर हजरात, शायर हजरात, अदीब हजरात भी हैं, जो माशरे की वो आबियारी नहीं कर सके जहां एक पीसफुली चीजों को ट्रांसलेट करने की सलाहियत जो है वो हम अपने लोगों में पैदा कर सकें। अच्छा, एक और चीज हमने देखी है पाकिस्तान के मिजाज में कि अगर लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट करें तो लोग सुनते कोई नहीं है। वो कहते हैं ये तो बड़े पुरअमन लोग हैं। जब तक हम कोई तोड़ फोड़ ना करें, रास्ता ब्लॉक ना करें, टायरों को आग ना लगाएं, सरकारी इमलाक को आग ना लगाएं, तो उस वक्त तक हमारी बात रियासती इदारे भी नहीं सुनते, हुकूमती इदारे भी नहीं सुनते। तो लोगों ने भी ये मिजाज बना लिया है कि जब तक हमारे कल्चर ऑफ वायलेंस नहीं होगा ना, उस वक्त तक हमारी रेजिस्टेंस को कोई कबूल नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो खास तौर पे हम ये जो इस वक्त दिखा रहे हैं फलस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में, कभी अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, कभी हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अब सवाल यह है कि ये जो सरकारी इमलाक होती हैं, या जो प्राइवेट इदारे होते हैं, या जो प्राइवेट कारोबार होते हैं, इनको नुकसान पहुंचाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? यानी हम इससे आपको लगता है कि फलस्तीन का मसला हल हो जाएगा? क्या इससे अब जो दुनिया में ज्यादतियां हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी? या इससे हम अपनी तस्वीर ये पेश कर रहे हैं दुनिया में कि हम पीसफुल लोग नहीं हैं, हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने का मिजाज नहीं रखते हैं? और देखिए बात यह है, इसी पे आप आ जाए जो आपने केएफसी की बात की है। अब इस केएफसी का क्या ताल्लुक है इस वक्त फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है? सिर्फ ये कि अगर उनका आप उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, ये मसले का हल तो नहीं है। इससे तो आप एक अपने ही मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टर हैं उनको भी डरा रहे हैं। आपको याद होगा एक जमाने में शजान के साथ ये बड़ा वाकया हुआ था, और शजान बेकरी जो है उसको अपने बेकरियों के बाहर एक बड़े बैनर लगाने पड़े थे, और उसमें पूरा दुरूद पाक जो है वो लिखना पड़ा था। यानी आप उस कारोबार को भी नुकसान पहुंचाने के लिए चले गए। अब मसला ये है कि जो कुछ हो रहा है, क्या आपकी सियासी जमातें इसमें कोई लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं इसकी कंडम के तौर पे, इसको एलिमिनेट करके? क्या आपकी मजहबी जमातें कुछ इस तरह का एहतजाज कर रही हैं? क्या आपके शायर हजरात, अदीब हजरात, दानिशवर कर रहे हैं? आज ही के अखबारात को आप उठा लें,
कि जो अखबारात के एडिटोरियल हैं, जो अखबारात के कॉलम हैं, जो ओपिनियन मेकिंग करते हैं, क्या वहां आपको इस तरह की गुफ्तगू नजर आती है? इसकी एक वजह यह है कि हमने शायद, मुझे ऐसा लगता है जैसे दुर्दाना, हमने कल्चर ऑफ वायलेंस को ना साइकोलॉजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली कबूल कर लिया है और हमें लगता ही है कि इसी की बुनियाद पे शायद हम अपनी बात को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पहुंचाएंगे, लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारा परसेप्शन जो है वो वायलेंस के साथ जाके जुड़ रहा है, जो ज्यादा खतरनाक रुझान है। अच्छा सलमान, फिर तो जो हमारा रवैये है, ये जो भारत का एक नैरेटिव है, क्योंकि अभी आपने देखा हमारे यहाँ बहुत बात हो रही है कि हमारे सरमायादार कह रहे हैं कि जी भारत के साथ तिजारत को स्टार्ट करें, लेकिन हमारा जो ये वाला बिहेवियर है जो हम वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, और वैसे भी दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में हो भी रहे हैं, तो वो ये क्या, और फिर हमने कुछ हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको हमने सजाएं भी नहीं दी, संभाल के रखा हुआ है, जैसे हाफिज सईद वगैरह टाइप के लोग हैं, तो उनका जो नैरेटिव है जब हम इस तरह के कुछ काम करते हैं तो वो मजबूत नहीं होता कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द कौम है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, इंतहा पसंदी है हमने इनके साथ। तो फिर हम रीजन में इस तरह आप देखें कि अफगानिस्तान भी हमसे नाला है, फिर जो अभी पिछले दिनों ईरान ने भी हम पे एक छोटा मोटा जो हमला हुआ था उसमें भी दहशतगर्दी ही इन्वॉल्व थी, कहीं ना कहीं जाके आप देखें ताने बाने। तो ये हमारा जो ये रवैये है, और फिर हम लोग जो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, वो हमने वो भी बनाया था, वो एक्शन प्लान, और जो उस पे भी ठीक है तो वो बात ये है, हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमने कहा है कि जनाब अब हमारा जो सारा का सारा रीजनल कॉन्टेक्स्ट है वो जियो इकोनॉमी के ऊपर और जियो स्ट्रेटेजिक के ऊपर बेस करेगा। हमने कहा कि हमने आज के बाद कल्चर ऑफ वायलेंस का हिस्सा नहीं बनना, हमने तनाजात में नहीं पड़ना, हमने जंगों का हिस्सा नहीं बनना, हमने किसी मुल्क का इत्तेहादी नहीं बनना जंगों की पॉलिटिक्स में। हम एक्सट्रीमिज्म को और टेररिज्म को और शिद्दत पसंदी को खत्म करेंगे। हम अपने अंदर लोगों की सेल्फ डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उस पर ज्यादा तवज्जो देंगे। ये सारी बातें हमारे पास हैं। फिर हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसका जिक्र आपने किया 20 पॉइंट का। फिर हमने पैगाम पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट बनाया फिरका वाराना फसादात को रोकने के लिए। फिर हमने दुख्तराने पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हम औरतों को शामिल करना चाह रहे थे पीस प्रोसेस के अंदर। फिर हमने जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना ली। अब सवाल, या फिर हमारा साइबर पॉलिसी, साइबर लॉज आ गए। अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इन पर अमल दरामद कैसे हो। ये जो रिफ्लेक्शन नजर आते हैं, जैसे आपने केएफसी की बात कर दी है, और इस तरह के और ज्यादा शिद्दत पसंदी के रिफ्लेक्शन आते हैं, तो लगता यह है कि हमारे इन प्लान्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के बड़े मसाइल हैं। और मैं इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल मसाइल भी हैं। यानी अब हम एक तरफ कहते हैं कि हम एक पीसफुल फोर्स कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम किसी ना किसी शक्ल में जो मिलिटेंट्स होते हैं उनको किसी ना किसी शक्ल में प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड पॉलिसीज है, आप देखिए सियासी जमातों के अंदर भी है, मजहबी जमातों के अंदर भी है, स्टेट क्राफ्ट के अंदर भी आपको नजर आती है। यकीनी तौर पर उसका फायदा फिर हिंदुस्तान समेत बहुत से ममालिक उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई बहुत अच्छा हो रहा है, वहां पे भी रिलीजन को बतौर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहां हमसे ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं दीगर जो रिलीजियस तबके हैं उनके साथ। लेकिन इंडिया की बात क्योंकि इस वक्त दुनिया में अपनी बड़ी मईशत की वजह से सुनी जाती है, और वहां इन मसाइल पे ज्यादा तवज्जो देने के लिए कोई तैयार नहीं है आलमी दुनिया। लेकिन पाकिस्तान तो टारगेट के ऊपर है ना। अब पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत ने टारगेट नहीं किया हुआ, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने भी टारगेट कर लिया है। अफगानिस्तान ये कहता है कि जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी होती है उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान है। फिर ईरान भी इस तरह की उसमें आ जाता है। तो ये जो एक नया जिसे कहते हैं ना फिनोमेना पाकिस्तान के अंदर आ गया है कि पाकिस्तान की स्टेट के जो कुछ मसाइल हैं वो खुद किसी ना किसी शक्ल में दहशतगर्दी को या इंतहा पसंदी को या शिद्दत पसंदी को सपोर्ट करते हैं, या अगर सपोर्ट नहीं करते तो ये इनका फेलियर है कि वो इन चीजों को रोक नहीं सकते। आपने देखा वो इछड़े वाला जो वाकया हुआ था खातून के साथ, उसको कितना ज्यादा मजहबी रंग दे दिया गया एक ब्रांड के ऊपर, और उसको आप देखिए कि बकायदा उस लड़की से माफी मंगवाई गई। यानी स्टेट ने कहा कि आप माफी मांगे, जिस खातून एसपी को हमने दाद दी है और उसकी बड़ी पजीराई की है, उसी ने उससे कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। यानी स्टेट अपनी विड्रॉल कर रही है, इंतजामिया विड्रॉल कर रही है। तो मेरा मतलब यह है कि ये जो आप कहते हैं ना कि जीरो टॉलरेंस है, तो फिर जीरो टॉलरेंस नजर आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी पॉलिसी में, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन में, आपके इंप्लीमेंटेशन सिस्टम के अंदर। अगर ये नजर नहीं आएगी तो लोग इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन उठाएंगे। फिर आप ये ध्यान में रखिए, ये ग्लोबल मीडिया है, यहाँ छोटी छोटी वीडियोस बन जाती हैं, छोटी छोटी चीजें डिजिटल दुनिया में जा रही हैं। अब ये इछड़े वाला वाकया हो
या जो KFC का वाकया आपने बताया या इस तरह के और वाकयात जब ये आलमी दुनिया में जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो पाकिस्तान का परसेप्शन जो है वो पॉजिटिवली बिल्ड होता। फिर लोग पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, और मुझे यकीन है पाकिस्तान इसमें काफी कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन वो सारी कोशिशें बेरंग हो जाती हैं जब आप इस तरह के ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, या ये ग्रुप कानून के शिकंजे में नहीं आते, या फिर हम इनके लिए जस्टिफिकेशन नोट ढूंढ लेते हैं इफ एंड बट के साथ। तो इससे ज्यादा मसाइल जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब इसी के साथ एक जुड़ा हुआ एक आपने कल सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक कोई, मुझे उनका नाम इस वक्त सही तरह से याद नहीं आ रहा, एक मौलवी साहब हैं जिन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने बदफेली किया एक बच्चे के साथ, और वो उसके जुर्म में वो जेल में भी गए, लेकिन उनको रिहा कर दिया गया। उस बच्चे के बाप ने उनको इसीलिए है कि तो हमारे ये जो आप सोशल इश्यूज है। जी 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 हमारे जी यहाँ इन लोगों को इतनी जल्दी रियायत कैसे मिल जाती है हमारे कानून से? हमारा कानून बिल्कुल ही, अब देखें कि वैसे लगता है कि कोई बिल्कुल सरेंडर ही कर गया है हर एक के सामने। देखिए ना, वजह यह है दुर्दाना, जब हम मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे और मजहबी जमातें जो है वो मजहब को इस्तेमाल करके रियासत को ब्लैकमेल करेंगे, इंतजामिया को ब्लैकमेल करेंगे, हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे, और हुकूमत इतनी कमजोर हो कि वो इन लोगों के हाथों खुद को बेबस महसूस करती हो, कमजोर महसूस करती हो, और उनको डर हो कि जनाब ये मजहबी लोग जो है ये सारी चीजें इस तरह की कर सकते हैं। आपको याद होगा जब तहरीक लब्बैक डिमॉन्स्ट्रेट करते थे तो किस किस्म के पुरतशद्दुद रुझानात हमें देखने को मिलते थे। वहां पर भी हमारी रियासत किसी ना किसी शक्ल में उनके साथ कंप्रोमाइज करती थी। फैजाबाद धरना आपको याद है अच्छी तरीके से क्या कुछ हुआ था। तो जब आप खुद कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार होंगे और ड्यूल पॉलिसी होगी, गुड एंड बैड के दरमियान फंस जाएंगे कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, इनके साथ बुरा सलूक होना चाहिए, ये हमारे जो है एक किस्म के असासे हैं, स्ट्रेटेजिकली हमारे हमायत याफ्ता लोग हैं, हमें पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, तो इनके खिलाफ हमें वो एक्शन लेना नहीं चाहिए। तो ये जो इस तरह के वाकयात होते हैं, तो ये जो मजहबी लोग होते हैं ये अमूमी तौर पर अपनी मजहबी ताकत को शो करके उसके साथ पॉलिटिक्स को और उसके साथ सोशियोलॉजी को जब जोड़ लेते हैं तो इंतजामिया को बेबस होना पड़ता है, विड्रॉल करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। फिर यह है कि अगर कहीं पुलिस एक्शन लेना चाहती है तो सियासी लोग सामने आ जाते हैं, MPAs, MNAs, गुजरा, वो बचाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमें तो हमारे तो वोट बैंक खराब हो जाएंगे। तो जब आप इस किस्म के कंप्रोमाइजेज में जाएंगे जहां कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ पीछे रह जाएगा और आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे, तो फिर आपको इसी तरह के कंप्रोमाइजेज देखने पड़ेंगे सोसाइटी में जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो क्या हमारी क्या मजबूरी है कि हमने रिलीजन को एज ए पॉलिटिकल टूल, एज ए वॉर टूल इस्तेमाल किया? और अगर इस्तेमाल किया ही ये है भी ये भी ये भी तो ये भी एक कोई और कहानी नहीं है। ये भी कोई कहानी नहीं है। यानी आप देखिए ना कि पाकिस्तान की सियासत में जब भट्टो साहब की खिलाफ एक तहरीक चल रही थी तो उस वक्त सारी मजहबी जमातों ने भट्टो साहब के खिलाफ इत्तेहाद बना के भट्टो को काफिर साबित करने की कोशिश की और भट्टो के ऊपर मजहबी फतवे लगाए गए और बाकायदा ये बताया गया कि ये कुफर की जंग है और ये इस्लाम की जंग है। फिर आपको याद होगा कि जब MMA की पॉलिटिक्स हो रही थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो MMA वालों ने वहां पे कुरान शरीफ बीच में ले आए, किताब उनका इंतखाबी निशान था, वो कुरान को बीच में लेकर आ रहे थे। फिर आप ये देखिए कि नवाज शरीफ ने जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया तो बेनजीर को जो है वो यहूद हनूद का और काफिर का एजेंडा दिया, फतवे दिए और नवाज शरीफ को कोई अमीरुल मोमिनीन बनाने की कोशिश की। फिर बेनजीर को भी इसी पॉलिटिक्स में रहते हुए मजहब को बाकायदा वो चादर सर पे लेना और तस्बीह हाथ में पकड़ लेना, उन लोगों के ऊपर जाना पड़ा। उनको पता चला कि मजहबी लोग बड़े ताकतवर हैं, इनके साथ डील करनी पड़ेगी। फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब का फिनोमेना भी देखें, वो भी उसमें आपको नजर आते हैं। तो हमारी पॉलिटिक्स में जो मजहबी जमातें हैं अगरचे वो वोट ज्यादा नहीं लेती लेकिन उनके पास स्ट्रीट की पावर होती है, उसको वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी ताकत को इस्तेमाल करके सियासी जमातों को डिक्टेट करते हैं, सियासी जमातों को यरगमाल बना लेते हैं। आपको याद होगा एक दफा लुधियानवी साहब ने कहा था 2008 की असेंबली के बारे में कि इसमें 15 से 20 MNA पीपल्स पार्टी को और PMLN के वो हैं जो हमारी हमायत से जीते हैं, अगर हम हमायत ना करते तो ये जीत ना पाते। फिर सलमान तासीर के वाकये में राना सनाउल्लाह साहब का जो किरदार था वो भी सबको पता है कि वहां पर किस तरह से वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक ड्रॉबैक है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रखती कि किस तरीके से हमने अपने आप को इन चीजों से अलग करना है। जहां उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आती है, वो इन्हीं सियासी मजहबी जमातों को बतौर टूल इस्तेमाल करती हैं और मजहबी जमातें इनको बतौर टूल इस्तेमाल करती हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो ये एक फिर इसी तरीके से स्टेट को देख ले, एक ही वक्त में स्टेट जो है वो किसी मजहबी जमात के बारे में एक रवैया रखती है
और दूसरे वक्त में वो दूसरा रवैया रखती है। कभी वो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, कभी कहते हैं कि ये बहुत बुरे लोग हैं, हमने इनको एलिमिनेट कर देना है। फिर इसी तरीके से आप देखिए जो डीवेपनाइजेशन हुई है पाकिस्तान के अंदर, यानी अब रियासत के मुकाबले में ज्यादा असला उन लोगों के पास है। कल ये कह रहे थे जो सिंध के वजीर आला है कि जी डाकुओं के पास तो जदीद तरीन असला मालूम नहीं वो कहां से आ जाता है, हमारे पास तो वो असला नहीं है। और अभी ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कह रहे हैं। तो ये सब चीजें जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। और एक और वजह मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तान इंटरनली कमजोर होगा ना तो उसका फायदा एक्सटर्नल फोर्सेस उठाती हैं और वो देखती है कि पाकिस्तान इंटरनली वीक है तो हम इनके ऊपर और ज्यादा दबाव डालें, एक्सट्रीमिज्म का डालें, फलां चीजें डालें। यानी अब आप अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान भी हमें डिक्टेट कर रहा है इस वक्त। आपको पता है अफगानिस्तान कहता है जी पाकिस्तान अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी पे तवज्जो दे, यानी वो हमें समझा रहा है कि पाकिस्तान को अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी पे तवज्जो देनी चाहिए। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सियासत में उलझ गए हैं, बहुत ज्यादा रियासत के पूरे मफादात जो है वो किसी को हमायत में और किसी की मुखालफत में जा रहे हैं। जो मसाइल है सीरियस किस्म के, सिक्योरिटी के इशूज हैं, एक्सट्रीमिज्म के इशूज हैं, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस के इशूज हैं, मईशत के इशूज हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ पे तवज्जो नहीं है। यही लोग जो है जमानतें करा के बाहर आ जाते हैं। आपको याद है एक दफा एक जमाने में जजेस जो है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है सजा देने से हिचकिचाते थे, इसीलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, क्योंकि जजों की फैमिलियों को बाकायदा डराया जाता था, धमकाया जाता था। तो कई जगह पर ऐसे लगता है जैसे रियासत कमजोर हो गई है और इस तरह के लोग जो है वो ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, वो अपना एजेंडा डिक्टेट करते हैं। अब ये होगा कब शुरू? ये दुरुस्त होगा जब पॉलिटिकल पार्टियां और मजहबी पार्टियां अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर निकले, स्टेट अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर निकले और फिर आप एक पॉलिसी के तहत जीरो टॉलरेंस के साथ सबके साथ यकसा सलूक करें। और जो लोग भी रियासत की रेट को चैलेंज करें, जो लोग भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, जो लोग भी मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल करें, उनके खिलाफ उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से आईन और कानून कहता है। तब ये बात चलेगी। और अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन में रहेंगे तो फिर ये नहीं चल सकेगा। लेकिन सलमान अगर हम थोड़ा सा देखें, आप अगर इंडिया का देखें, वहां भी वो राइट विंग को वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने मजहब का क्या कुछ नहीं किया। मतलब मंदिर भी बनाए, उसके बाद वो आप मोदी को देखते हैं कि वो किस किस तरह से जाकर पूजा करते हैं। फिर उनका योगी जो है यूपी के, जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ही इज वेरी वेरी फंडामेंटलिस्ट हिंदू। लेकिन उसके बावजूद मेरा जो सवाल ये है कि वो अपनी इकोनॉमी को खराब नहीं होने देते, वो सब कुछ करते हैं इस तरह के सारे सारे स्टंट। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है, खराब कर देते हैं उस पूरे उसमें प्रोसेस। उसकी एक वजह है, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे ना और मनमोहन सिंह उस वक्त वजीर खजाना थे, उस वक्त हिंदुस्तान ने पहली दफा ये तय किया कि हमने हर चीज पे पॉलिटिक्स करनी है लेकिन मईशत के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी और मईशत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद मनमोहन सिंह के बाद ये जो है अपना नरसिम्हा राव के बाद फिर मनमोहन सिंह वजीर आजम बने तो वही पॉलिसी चली। तो पिछले 20-30 वर्षों में आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी जो है विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन वो कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है। उनके अंदर इस वक्त एक्सट्रीमिज्म के बहुत सीरियस इश्यूज हैं, पाकिस्तान से ज्यादा सीरियस इश्यूज है जो आप बात बता रही हैं, जो वहां मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ हो रहा है, जो वहां ईसाई कम्युनिटीज के साथ हो रहा है, दलित के साथ हो रहा है। लेकिन उनकी इकोनॉमी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना अपोजिशन करती है, ना गवर्नमेंट करती है, ना स्टेट करती है। अब हमारा मसला ये है कि हम ये सारा कुछ इकोनॉमी की प्राइस के ऊपर कर रहे हैं। ये जो सारा एडवेंचरिज्म है, ये जो सारी मुहिम जोई है, अभी आपने देखा है ना कि वजीर खारजा जो है वो इक्तिसादी काउंसिल के मेंबर के तौर पर आ गए हैं। यानी वजारत खारजा का क्या ताल्लुक है, आप मुझे बताएं, इकोनॉमी के साथ। और अभी वजीर दिफा जो है, वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्हें दिफाई अमूल पे तवज्जो देनी चाहिए। कल वो सियालकोट पे बैठ के बता रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। यानी जो जिसका शोबा है वो उस शोबे में काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वजीर खजाना को आप लेकर आए, आप उसकी पावर एलिमिनेट करके इसहाक डार साहब को लाना चाहते हैं। इसहाक डार साहब अब वजारत खारजा की बजाय इकोनॉमिक अफेयर्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो जब आपकी ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी, दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप सारी की सारी डिपेंडेंसी जो है ना वो इंटरनेशनल दुनिया पे रखते हैं या बरादर इस्लामी मुल्कों पे रखते हैं कि वो हमें पैसे दें। आप अपनी इंटरनल इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है, टैक्सेशन के रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है, एफबीआर में रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है, लीगल रिफॉर्म्स आप करने के लिए तैयार नहीं है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आप करने के लिए तैयार नहीं है। या आम आदमी पे सारा बोझ डाल दें। कल आपने देखा रात 9 रुपए कुछ पैसे जो है वो फिर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। यानी सारा बोझ आपने आम आदमी पे डालना है। जो अमीर तबके हैं, जो ताकतवर तबके हैं, उनको बचाना है। तो हमारा तो इकोनॉमिक मॉडल जो है वो खुद इतना क्रिटिकल है
कि जिसमें इकोनॉमी जो है वो फ्लोरिश नहीं कर पा रही। और अभी भी मैं आपको बताऊं, जितनी मर्जी आप कोशिशें कर लेंगे, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल वगैरह बनाई है आपने, जब तक आप पॉलिटिकल करेक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप स्टेट क्राफ्ट के अंदर करेक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप ये कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर नहीं निकलेंगे कि जिसका काम है उसको करने दिया जाए, हम बिला वजह हर काम में मुदाखलत ना करें, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करे, वजारत खारजा, वजारत दिफा, वजारत इकॉनमी अपने अपने काम करें, तो सब चीजें आगे चल सकती हैं। लेकिन अगर हम सब ने अपने अपने दायरा कार से बाहर निकलकर दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत करनी है, तो ना पॉलिटिक्स यहाँ ग्रो कर सकेगी और ना इकॉनमी ग्रो कर सकेगी और ना यहाँ सिक्योरिटी जो है वो उस तरह से मेंटेन हो सकेगी जैसे हमारी ख्वाहिश होती है। और इस तरह से तो अगर ये सिलसिला चलता रहा सलमान, तो हम दहशतगर्दी, जिसका हमें बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका तो वो तो फिर हम भूल जाएं कि उसको हम मतलब नियर फ्यूचर में उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अभी तो मुझे लग ये रहा है दुर्गाना कि शायद हम अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी लड़ाई में दोबारा एंटर हो गए। अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उधर भारत के साथ भी हमारे मसाइल पहले से मौजूद है। तो अब सवाल ये है, और फिर हम इंटरनल जो है, अब मसलन देखिए ना, टीटीपी का इलाज कोई नहीं ढूंढ पा रहे। हम अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, अफगानिस्तान हमारी बात ही नहीं सुनता, और टीटीपी जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रही है। तो आपकी जो रीजनल पॉलिटिक्स है, आपकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके अंदर हमारी पॉलिटिकल से वो नहीं है जो होनी चाहिए। दुनिया में उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है जैसे उसको सपोर्ट करनी चाहिए। हम बड़े खुश हैं कि बाइडन ने खत लिख दिया है, हमारी हुकूमत को लेजिटिमाइज कर दिया है, लेकिन क्या बाइडन जो है हिंदुस्तान को शटअप कॉल देंगे कि वो पाकिस्तान के साथ दो तरफा मामलात को आगे बढ़ाए, डेडलॉक पैदा ना करे? क्या अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्या ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, अब मिसाल के तौर पे कहा गया जो गैस पाइपलाइन माहिदा जो है वो आपने शुरू नहीं करना। फिर ये जो सी पैक के मामलात हैं, चाइना वर्सेस अमेरिका वर्सेस एंड अगेन पाकिस्तान, वहां हमारी क्या पोजीशन है? तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा उलझ के रह गए हैं सारी कॉन्टेक्स्ट में, और वजह उसकी उलझने की ये है कि अब देखिए पाकिस्तान में हुकूमत है, लेकिन लोग कहते हैं ये हाइब्रिड हुकूमत है। लोग पाकिस्तान में वजीर आजम है, लोग कहते हैं इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, फैसला इसके पास नहीं है। तो जब इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होगा फ्रजाइल किस्म का, तो फिर आप क्या तवक्को रखती हैं कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म के फैसले जो है वो पाकिस्तान की सियासत में, मईशत में और सिक्योरिटी के तनाजुर में हम ले सकेंगे? चले, थैंक यू वेरी मच सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक उम्मीद यू ही वेरी कर मच दुर्गाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चले वेरी फिर मच। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।